क्या सच में एक कलाकार को हमेशा भूखा ही रहना पड़ता है, या फिर मतलब दुनिया ने एक झूठ को इतनी बार दोहराया है कि समाज ने उसे ही सच मान लिया है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? जरा सोचने वाली बात है कि एक तरफ दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती हैं, बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम अक्सर देखते हैं कि गली के नुक्कड़ पर एक बेहद टैलेंटेड चित्रकार अपनी कला को कौड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर है। ऐसा क्यों है? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है हमारी दुनिया का। सही कहा। और आज हम इसी मिथक को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। हमारे पास जेफ गोइन्स की किताब रियल आर्टिस्ट्स डोंट स्टार्व के नोट्स, रिसर्च और केस स्टडीज का एक पूरा स्टैक है। बहुत ही शानदार स्रोत सामग्री है। हाँ, तो आज की इस गहरी चर्चा का मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग, चाहे वो लेखक हो, डिजाइनर हो या फिर डिजिटल क्रिएटर्स हों, वो अपनी कला को सिर्फ एक शौक या एक स्ट्रगल की तरह नहीं बल्कि एक बेहद स्थिर और सफल व्यवसाय में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली के हर एक टुकड़े को गहराई से जोड़कर पूरी तस्वीर देखी जाती है। इस पहेली का जो सबसे पहला और मैं कहूँगा सबसे गहरा टुकड़ा है वो मनोवैज्ञानिक भ्रम जिसे समाज भूखे कलाकार या स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की धारणा कहता है। हाँ, वो बहुत आम धारणा है। बिल्कुल। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो ये छवि 19वीं सदी की यूरोप से और भी ज्यादा गहरी हुई। वहां कला को एक तरह के त्याग और दुख से जोड़ दिया गया था। मतलब जैसे दर्द में ही सबसे अच्छी कला निकलती है। एग्जैक्टली। ऐसा मान लिया गया कि अगर कोई इंसान महान कला का निर्माण कर रहा है तो उसका गरीबी में जीना उस कला की असलियत या उसकी प्रामाणिकता का सबूत है। ये तो बहुत ही टॉक्सिक सोच है न, लेकिन आज की जो हमारी स्रोत सामग्री है वो बहुत ही तार्किक ढंग से स्पष्ट करती है कि ये सिर्फ एक मानसिकता की समस्या है, टैलेंट या स्किल की नहीं। रचनात्मक क्षेत्र में कदम रखने वाला इंसान अक्सर पहले दिन से ही अवचेतन रूप से ये मान लेता है कि पैसा कमाना मतलब अपनी कला को बेचना या उसके साथ समझौता करना है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब अगर कोई इंसान अपनी कला से प्यार करता है तो वो उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो संसाधन चाहिए उनकी अहमियत को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यहीं पर मानसिकता या माइंडसेट का वो पूरा खेल सामने आता है जिसे अक्सर कमी यानी स्कार्सिटी और प्रचुरता यानी अबंडेंस का नाम दिया गया है। कमी का माइंडसेट ना बिल्कुल ऐसा है जैसे सोचना कि सफलता के पिज्जा में सिर्फ 4 ही स्लाइस है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। अगर किसी और ने एक स्लाइस खा लिया तो उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हर दूसरा कलाकार उसे अपना दुश्मन या कॉम्पिटिटर लगने लगता है। बिल्कुल। जबकि प्रचुरता या अबंडेंस का माइंडसेट ये जानना है कि सिर्फ एक पिज्जा नहीं है बल्कि पूरी की पूरी बेकरी मौजूद है और अवसर असीमित हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक सफल और थ्राइविंग कलाकार इस बेकरी के बाहर खड़े होकर किसी के दरवाजा खोलने का इंतजार नहीं करता। तो वो क्या करता है? दरवाजा तोड़ देता है? नहीं, वो बेकरी के अंदर जाता है, बेकर से बात करता है या फिर खुद ही ओवन चलाना सीख लेता है। अरे वाह! प्रचुरता की मानसिकता का मतलब सिर्फ बैठकर सकारात्मक सोचना नहीं है। इसका मतलब है डर होने के बावजूद तार्किक कदम उठाना। अक्सर रचनात्मक लोग एक अजीब से डर के कारण बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है। परफेक्शन का डर है ना? हाँ, एग्जैक्टली। ये डर के अगर उनका काम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ तो समाज क्या कहेगा या उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक थ्राइविंग आर्टिस्ट ये समझता है कि परफेक्शन सिर्फ एक भ्रम है। ये एक ऐसा भ्रम है जो इंसान को काम शुरू ही नहीं करने देता। सही बात है। इसलिए वो प्रयोग करता है, फेल होता है और उस फेलियर को सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। एक विश्व स्तरीय टैलेंट भी अगर कमी की मानसिकता में फंसा है ना तो वो कभी अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाएगा। जब एक कलाकार ये मान लेता है कि अवसर असीमित हैं और उसे बाहर निकलकर काम करना है तो एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल उठता है। वो क्या? वो ये कि वो अपने काम की सही कीमत कैसे तय करे। अक्सर रचनात्मक क्षेत्र में लोग शुरुआत में इतना असुरक्षित महसूस करते हैं कि वे अपना काम या तो बिल्कुल मुफ्त में करने लगते हैं या फिर मार्केट रेट से बहुत कम पैसे मांगते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो सिद्धांत स्रोत सामग्री से उभर कर आता है वो बहुत ही सीधा और पावरफुल है। सेल्फ वर्थ ही नेट वर्थ है।
मतलब जब तक इंसान खुद अपनी कला को बहुमूल्य नहीं मानेगा, दुनिया उसे गंभीरता से क्यों लेगी? बिल्कुल। और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। हमारा दिमाग ना मूल्य यानी वैल्यू को अक्सर उसकी कीमत से जोड़कर देखता है। जो चीज मुफ्त मिलती है उसे अक्सर हल्के में लिया जाता है, जबकि कला समाज में बहुत बड़ा मूल्य जोड़ती है। ये दृष्टिकोण बदलती है, समस्याओं का समाधान करती है या लोगों को सुकून देती है। सही बात है। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक रेखा है जिसे समझना जरूरी है। मुफ्त में काम करना हमेशा गलत नहीं होता। अच्छा, तो कब सही होता है मुफ्त में काम करना? अगर कोई इंसान कोई नई तकनीक सीख रहा है, अपना शुरुआती पोर्टफोलियो बना रहा है या किसी ऐसे शक्तिशाली नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां से भविष्य में बड़े अवसर मिल सकते हैं, तो वहां बिना पैसों के काम करना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। समझ रही हूँ। लेकिन अगर बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के बस मुफ्त में काम करना एक आदत बन जाए, तो ये इंसान के विकास को हमेशा के लिए रोक देता है। तो इसे हम स्ट्रेटेजिक जेनरोसिटी या रणनीतिक उदारता का नाम दे सकते हैं। एग्जैक्टली। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बिना किसी रणनीति के सब कुछ मुफ्त देना तो बेवकूफ़ी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी नए रेस्टोरेंट के बाहर मुफ्त टेस्टिंग सैंपल देना। हाँ, टेस्टिंग सैंपल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत सटीक बैठता है। बिल्कुल। सैंपल फ्री होता है ताकि ग्राहकों का भरोसा बने और उन्हें स्वाद का पता चले, लेकिन फुल मील या पूरी थाली के लिए हमेशा चार्ज किया जाता है। सही कहा। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक शंका पैदा हो रही है। अगर कोई लगातार अपना काम टेस्टिंग सैंपल के रूप में मुफ्त में बांटता रहेगा, तो क्या लोग उसका फायदा नहीं उठाने लगेंगे? मतलब मुफ्त काम और सीधे सीधे शोषण के बीच की वो लाइन कहाँ खींची जाए? ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न है। देखिए, शोषण तब होता है जब मुफ्त काम का जो नियंत्रण है वो सामने वाले के हाथ में हो और वो लगातार और अधिक की मांग कर रहा हो बिना कोई वैल्यू वापस दिए। जैसे कोई क्लाइंट बार बार फ्री रिवीजन मांगे। बिल्कुल। लेकिन स्ट्रैटेजिक जेनरोसिटी में कंट्रोल हमेशा कलाकार के खुद के हाथ में होता है। वो तय करता है कि ज्ञान या कला का कौन सा हिस्सा मुफ्त देना है। अच्छा, तो ये एक सोची समझी चाल होती है। हाँ, सही रणनीति के साथ दिया गया मुफ्त कंटेंट असल में मार्केटिंग का एक बहुत ही स्मार्ट टूल है। जब कोई अपनी विशेषज्ञता का एक छोटा सा हिस्सा बिना किसी स्वार्थ के दुनिया के सामने रखता है, तो वो लोगों का भरोसा जीतता है। ये मुफ्त कंटेंट ना एक चुंबक की तरह काम करता है, जो बिल्कुल सही दर्शकों को आकर्षित करता है और भविष्य के पेड प्रोडक्ट्स के लिए एक बेहद मजबूत और विश्वसनीय आधार तैयार करता है। ये भरोसे वाली बात सीधे एक और बहुत बड़े सुनहरे नियम की तरफ इशारा करती है। पहले ऑडियंस बनाओ, फिर प्रोडक्ट बेचो। ये आज के डिजिटल युग का सबसे बड़ा सच है ना? डिजिटल दुनिया में अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो महीनों तक किसी बंद कमरे में बैठकर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट या कलाकृति बनाते हैं, और जब वो तैयार हो जाती है तब बाहर आकर सोचते हैं कि अब इसे किसे बेचा जाए। ये तो बिल्कुल गाड़ी के आगे घोड़ा बांधने वाली बात हो गई। ये एक बहुत ही उल्टी और मैं कहूँगा जोखिम भरी प्रक्रिया है। इस बात को गहराई से समझना होगा कि लोग असल में कोई वस्तु नहीं खरीदते, वे उस इंसान के प्रति अपना विश्वास और उसकी कहानी खरीदते हैं। ये बहुत गहरी बात है, कहानी और विश्वास। हाँ, जब किसी के पास एक मजबूत ऑडियंस होती है तो इसका मतलब है कि लोगों ने उस इंसान के नजरिए और उसकी कला पर लगातार इन्वेस्ट किया है अपना समय और ध्यान। बिल्कुल। एक बार जब ये विश्वास कायम हो जाता है तो वित्तीय स्थिरता कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं रह जाती। इसी के साथ योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ का जो सिद्धांत है वो भी काम करता है। एक इंसान अकेले अपने दम पर बस एक सीमा तक ही जा सकता है। असली विकास तब होता है जब वो सही लोगों के साथ जुड़ता है। लेकिन नेटवर्किंग का मतलब तो अक्सर लोग यही समझते हैं कि पार्टीज में जाओ और लोगों को अपने बिजनेस कार्ड बांटो। वही तो, और वो बिल्कुल गलत तरीका है। असली रिश्ते तब बनते हैं जब कोई पहले दूसरों के जीवन में वैल्यू जोड़ने की नीयत से आगे आता है, ना कि सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए। और इसी सीखने और नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया में ना, इस स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल का विस्तार से जिक्र किया गया है, जिसे अप्रेंटिस मॉडल कहते हैं। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। इसका क्रम बहुत स्पष्ट है। पहले सीखो, फिर कमाओ और अंत में महारत हासिल करो। लर्न, अर्न, मास्टर। बिल्कुल। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर कोई इंस्टेंट नूडल्स की तरह इंस्टेंट सक्सेस चाहता है,
क्या ये मॉडल थोड़ा पुराना नहीं लगता? ऐसा लग सकता है ऊपर से देखने पर। मतलब कोई भी इंसान आज अपनी ईगो को किनारे रखकर किसी और के अधीन काम क्यों ही करना चाहेगा, जब वो सीधे अपना फोन उठाकर YouTube या Instagram पर अपना खुद का चैनल खोल सकता है। ये बहुत ही जायज तर्क है और आज की सच्चाई भी है। सोशल मीडिया ने इंस्टेंट सक्सेस का एक बहुत ही आकर्षक भ्रम पैदा कर दिया है ना? लेकिन बिना किसी ठोस नींव के सीधे प्रसिद्धि या पैसे के पीछे भागना ऐसा है जैसे बिना कंक्रीट की कोई गगनचुंबी इमारत खड़ी करना। वो पहली आंधी में ढह जाएगी। बहुत सही उपमा है ये। अप्रेंटिस मॉडल कोई पुराना या आउटडेटेड विचार नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास का सबसे प्रमाणित तरीका है। अगर हम रेनेसांस या पुनर्जागरण काल की बात करें, हाँ, जहां दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे दिग्गज थे। बिल्कुल, उन महान कलाकारों की वर्कशॉप्स में जो नए छात्र आते थे, उन्हें सालों तक सिर्फ रंग मिलाने और ब्रश साफ करने का काम दिया जाता था। अरे बाप रे, सालों तक सिर्फ ब्रश साफ करना। हाँ, और इसका उद्देश्य सिर्फ उनका शोषण करना नहीं था, बल्कि उनकी ईगो को तोड़ना और उन्हें उस कला की गहराई और प्रक्रिया का सम्मान करना सिखाना था। मतलब ग्राउंड लेवल से चीजों को समझना। एग्जैक्टली। जब इंसान अपनी ईगो को किनारे रखकर किसी मास्टर के साथ काम करता है, तो वो सिर्फ तकनीक नहीं सीखता, वो उस मास्टर के सोचने की प्रक्रिया, उसकी गलतियों और उसके दशकों के अनुभव को एक स्पंज की तरह सोख लेता है। वाह। जब वो नींव पक्की हो जाती है, तब कमाने का यानी अर्न करने का चरण आता है और अंत में वो खुद एक मास्टर बनता है, जहां उसकी अपनी एक अलग पहचान और शैली स्थापित होती है। ये बात बहुत गहराई तक जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि मास्टरी हासिल करने के बाद भी एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है, और वो है वित्तीय निर्भरता। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यहाँ जो स्रोत सामग्री है, वो एक ही आय के स्रोत यानी सिंगल इनकम स्ट्रीम पर निर्भर रहने को सबसे बड़ा वित्तीय जोखिम मानती है। बिल्कुल मानती है, और सही भी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक स्मार्ट कलाकार कभी भी अपनी वित्तीय सुरक्षा की डोर किसी एक इंसान या एक संस्था के हाथ में नहीं छोड़ता। एक्टिव इनकम वह है जहां समय देकर पैसा कमाया जाता है, जैसे किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट करना। अगर काम बंद तो पैसा आना भी बंद। मतलब समय के बदले पैसा। एग्जैक्टली। लेकिन एक थ्राइविंग आर्टिस्ट हमेशा पैसिव इनकम की प्रणालियां भी बनाता है। पैसिव इनकम सुनते ही लोग अक्सर सोचते हैं कि बस सोते सोते पैसे आएंगे बिना कुछ किए। हाँ, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पैसिव इनकम का मतलब बिना मेहनत के पैसे कमाना नहीं है, बल्कि एक बार बहुत कड़ी मेहनत करके कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कोई ई बुक हो गई, ऑनलाइन कोर्स हो गया या स्टॉक म्यूजिक हो गया, जो एक बार बन गया लेकिन बार बार बिकता रहे। बिल्कुल, जो बार बार बिक सके और लंबे समय तक आय का साधन बना रहे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान को हर दिन शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। बहुत सही बात है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अलग अलग 10 तरह के काम नहीं करने हैं, बल्कि अपने उसी एक कौशल को 10 अलग अलग तरीकों से मोनेटाइज करना है। लेकिन इन आय के स्रोतों को स्थापित करते समय एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है, और वो है मालिकाना हक या ओनरशिप का भ्रम। ओनरशिप, ये आज के समय का सबसे जरूरी विषय है ना? आज हर कोई अपना कंटेंट इंस्टाग्राम, यूट्यूब या लिंक्डइन पर डाल रहा है और लाखों फॉलोअर्स की गिनती पर बहुत गर्व कर रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वही तो, ये रणनीति कितनी खतरनाक हो सकती है, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। अपना सारा काम सिर्फ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भरोसे छोड़ना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी दूसरे के किराए के घर में अपना करोड़ों का महल बनाना। क्या बेहतरीन उपमा है ये। हाँ, मतलब अगर मकान मालिक ने कल को अचानक नियम बदल दिए या एल्गोरिदम बदल दिया या किसी भी कारण से आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो वो सारा महल, वो सारी मेहनत 1 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएगी। ये आज के डिजिटल परिदृश्य की सबसे डरावनी सच्चाई है, जिस पर सच में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के नियम ना रातों रात बदलते हैं। हाँ, हमने देखा है कि कैसे एक अपडेट आता है और रीच आधी हो जाती है। एग्जैक्टली। एल्गोरिदम ये तय करता है कि किसी रचनाकार का काम उसके खुद के फॉलोअर्स तक पहुंचेगा भी या नहीं। ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। इसीलिए ये गहरी चर्चा इस बात पर बहुत जोर देती है कि एक समझदार रचनाकार हमेशा अपनी खुद की वेबसाइट और सबसे जरूरी अपनी एक ईमेल लिस्ट बनाता है। ईमेल लिस्ट? क्या आज के जमाने में लोग ईमेल पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, और यही इसका जादू है। एल्गोरिदम आपके फॉलोअर्स को आपसे रोक सकता है, लेकिन ईमेल सीधे इंसान के इनबॉक्स में जाता है। बीच में कोई दीवार नहीं है। सही कहा, वहां कोई बिचौलिया नहीं होता।
ईमेल लिस्ट एक ऐसा साधन है जिसका पूरा नियंत्रण इंसान के अपने हाथ में होता है। मालिकाना हक होने का सीधा सा मतलब है कि अपने करियर और अपने भविष्य की चाबी अपनी खुद की जेब में रखना, न कि सिलिकॉन वैली की किसी कंपनी के सर्वर पर छोड़ देना। बहुत ही पावरफुल पॉइंट है ये। और जब बात अपने काम को लोगों तक पहुंचाने की आती है तो एक शब्द सामने आता है जिससे अक्सर रचनात्मक लोग बहुत दूर भागते हैं। मैं समझ रहा हूं आपके शब्द की बात कर रही हैं। मार्केटिंग, है ना? है ना? स्रोत सामग्री कहती है टैलेंट काफी नहीं है, विजिबिलिटी जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनका काम सच में शानदार है तो दुनिया खुद ब खुद उन्हें खोज लेगी। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल। मार्केटिंग को अक्सर एक गंदे शब्द की तरह देखा जाता है, लेकिन इसमें इतिहास के दो बहुत ही हैरान करने वाले उदाहरण दिए गए हैं, माइकल एंजेलो और वॉल्ट डिज्नी। ये पढ़कर तो मेरा दिमाग ही घूम गया कि माइकल एंजेलो सिर्फ एक ऐसे एकांत प्रिय कलाकार नहीं थे जो बस पत्थर तराशते थे, बल्कि वो एक बेहद चतुर रणनीतिकार भी थे। माइकल एंजेलो का उदाहरण सच में बहुत ही आंखें खोलने वाला है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्होंने सिस्टीन चैपल की छत का जो अद्भुत काम किया वो सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर हासिल किया। हाँ, हम सब यही मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि माइकल एंजेलो जानते थे कि उस युग में कला को जीवित रखने के लिए पैट्रोनेज या अमीर संरक्षकों की आवश्यकता थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इटली के सबसे शक्तिशाली मेडिसी परिवार के साथ अपने बहुत गहरे संबंध स्थापित किए। ओहो, मतलब नेटवर्किंग। एग्जैक्टली। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि उनकी कला सही लोगों के सामने प्रस्तुत हो। इसी तरह वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण भी बहुत कुछ सिखाता है। डिज्नी की कहानी तो बहुत प्रेरणादायक है ना? वॉल्ट डिज्नी का जो पहला एनिमेशन स्टूडियो था वो बिल्कुल दिवालिया हो गया था। उन्होंने अपने पहले हिट किरदार ऑसवाल्ड द लकी रैबिट के अधिकार ही खो दिए थे। अरे बाप रे, अपना ही किरदार खो दिया? हाँ, और सोचिए एक अखबार के संपादक ने उन्हें यह कहकर नौकरी से निकाल दिया था कि इनमें कल्पनाशीलता की कमी है। वॉल्ट डिज्नी में कल्पनाशीलता की कमी, ये तो मजाक लगता है आज। बिल्कुल। लेकिन डिज्नी ने उन विफलताओं से ओनरशिप का असली महत्व सीखा और फिर उन्होंने मिकी माउस बनाया जिसके पूरे अधिकार उन्होंने हमेशा हमेशा अपने पास रखे। ये तो सच में चौंकाने वाला है। तो इसका मतलब मार्केटिंग का अर्थ किसी को धोखा देना या अपनी कला से समझौता करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इससे हमारी चर्चा में स्मार्ट सेलिंग कहा गया है। अक्सर जब हम हार्ड सेलिंग देखते हैं तो उसमें लोगों पर दबाव डाला जाता है कि बस ये खरीद लो। हाँ, वो बहुत इरिटेटिंग होता है। लेकिन स्मार्ट सेलिंग का मूल मंत्र बहुत ही अलग है। सर्व मोर सेल लेस, यानी लोगों की ज्यादा मदद करो और बेचने पर कम जोर दो। बहुत खूब। अगर कोई इंसान लगातार अपने दर्शकों की समस्याएं सुलझा रहा है, उन्हें सही मायने में वैल्यू दे रहा है, तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संबंध बन जाता है जहां लोग खुद आगे बढ़कर समर्थन करना चाहते हैं। तब बेचना कोई लेन देन नहीं बल्कि एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मार्केटिंग कोई हेरफेर या मैनिपुलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक संचार या कम्युनिकेशन है। ये अपनी कला के मूल्यों को उन लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है जिन्हें उसकी सच में जरूरत है। और इस पूरी लंबी यात्रा में जो एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो टैलेंट नहीं बल्कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी जो बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है। हाँ, अक्सर रचनात्मक लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि जब कोई ईश्वरीय प्रेरणा मिलेगी तभी उत्कृष्ट काम होगा। कि जब मुंह मोड़ कर लिखेंगे या पेंट करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि मोटिवेशन एक बहुत ही अविश्वसनीय भावना है। वो आज है कल नहीं है। दूसरी तरफ है अनुशासन। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब है रोज मेज पर बैठना और काम करना, चाहे आपका मन हो या ना हो। यहाँ एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत सामने आता है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है ना? परफेक्शन अक्सर डर का एक बहुत ही सुंदर नकाब होता है। ये इंसान को हमेशा तैयारी के चरण में ही फंसाए रखता है कि अभी काम पूरा तैयार नहीं है। बस तैयारी करते रह जाते हैं लोग। रोज थोड़ा काम करना, उसे दुनिया के सामने लाना और फिर फीडबैक से उसे सुधारना उस पूर्णता की झूठी उम्मीद से 1000 गुना बेहतर है, जो इंसान को कभी पहला कदम ही नहीं उठाने देती। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे विस्तृत विश्लेषण और इन ऐतिहासिक केस स्टडीज का एक निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है कि कोई भी रचनात्मक इंसान अपने काम को एक सफल करियर में बदल सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए कोई जादुई छड़ी नहीं चाहिए, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट 5 स्टेप एक्शन प्लान उभर कर आता है। चलिए वो स्टेप्स गिना देते हैं। सबसे पहले अपने कौशल या स्किल को पूरी ईमानदारी से पहचानना और उस पर काम करना शुरू करना।
दूसरा, हर दिन कुछ ना कुछ रचनात्मक बनाना, चाहे वो कितना भी छोटा या कच्चा क्यों ना हो। परफेक्शन का बिल्कुल इंतजार नहीं करना। और तीसरा कदम है ऑडियंस या दर्शक बनाना। अपने बंद कमरे से बाहर निकलकर लोगों से जुड़ना और बिना किसी स्वार्थ के उन्हें मूल्य प्रदान करना। सही बात है। चौथा कदम लगातार सीखना, अप्रेंटिस मॉडल को अपनाना, अपनी ईगो को किनारे रखकर किसी विशेषज्ञ से अनुभव लेना, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। और पांचवा तथा अंतिम कदम है मोनेटाइज करना। जब लोगों का भरोसा बन जाए तब अपनी कला के माध्यम से आय के अलग अलग स्रोत स्थापित करना और अपने काम का मालिकाना हक हमेशा अपने पास रखना। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, लेकिन जो इस प्रक्रिया को आज से शुरू करेगा वही भविष्य का थ्राइविंग आर्टिस्ट बनेगा। और ये याद रखना सबसे जरूरी है कि सही या परफेक्ट समय कभी नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। इंतजार करने से सिर्फ समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता रहता है। शुरुआत हमेशा छोटे स्तर से ही होती है, लेकिन जरूरी यह है कि वो आज अभी हो। सही कहा। अब इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मेरे जहन में आता है। जरा सोचने वाली बात है, क्या ये संभव है कि जो कला, जो कहानी या जो विचार कोई इंसान आज तक अपने कमरे में दुनिया की नजरों से छुपकर बना रहा था और सिर्फ अपने ही डर और उस कमी के माइंडसेट के कारण उसे बाहर नहीं ला रहा था, वही कला कल दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे किसी अनजान शख्स की सबसे बड़ी जरूरत या उसके जीने की प्रेरणा बन जाए? ये बहुत मुमकिन है। अगर कला सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने या उनके नजरिए को बदलने के लिए है, तो क्या उस कला को डर के मारे दुनिया से छुपाकर रखना इंसानियत का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है? ये सच में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला बिंदु है। अपनी कला को दुनिया से छुपाकर रखना सिर्फ उस कलाकार का नुकसान नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है जिनका जीवन उस कला से बेहतर हो सकता था। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देना चाहिए। अपने काम को निखारते रहिए, उसे दुनिया के सामने लाते रहिए, क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत है।